बाबू लोग, फिटर ट्रेड के व्यक्ति और विद्यार्थी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक पहले एमसीक्यू देख लिए थे। ठीक है, ट्रेड फिटर का, फिटर कौन थ्योरी था जी? ट्रेड थ्योरी, है ना, बुक का। आज हम लोग 51 से आगे का क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे क्या है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए, समझिए और एग्जाम में इसका लाभ उठाइए। जीभ हेडेड की का उपयोग करने का क्या फायदा है? यानी कि जीभ हेडेड की का उपयोग करने का क्या फायदा है ना। टैपर्ड फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना, आसानी से निकाला जा सकता है। एकदम सही बोला बाबू, आसानी से निकाला जा। तो जीभ हेडेड की का उपयोग करने का क्या फायदा है? तो जीभ हेडेड का उपयोग करने का फायदा है बाबू कि इसे आसानी से निकाला जा सकता है। क्या कर सकते हैं? इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग 52 की ओर चलते हैं। नुकीले कोनों को फिनिशिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? नुकीले कोनों का फिनिशिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा फाइल का हम लोग उपयोग करेंगे बाबू? बैरेट फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है सही ऑप्शन होगा। नुकीले कोनों को फिनिशिंग करने के लिए हम लोग बैरेट फाइल का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? बैरेट फाइल का। जोर से बोलो, बैरेट फाइल का उपयोग करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? इस फाइल का क्या नाम है? जो तस्वीर में दिख रहा है बाबू, इस फाइल का क्या नाम है? इस फाइल का क्या नाम है? यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टिंकर फाइल। टिंकर फाइल इसका सही ऑप्शन क्या है बाबू? टिंकर फाइल। ये जो दिख रहा है ये क्या है? टिंकर फाइल है ना। तो इस फाइल का क्या नाम है? टिंकर फाइल नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्क पीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आकृति की पुष्टि करने के हेतु वर्क पीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सगरो काहे लट्टी खो रहे हो भाई? ऑप्शन नंबर प्रोफाइल गेज, स्नैप गेज नहीं बाबू, प्रोफाइल गेज का ही उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा, प्रोफाइल गेज, है ना। आकृति की पुष्टि करने के लिए हमको वर्क पीस को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? प्रोफाइल गेज का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 की ओर। फिलर गेज का क्या उद्देश्य है? आज ऐसा क्यों हो रहा है? सब सेलेक्ट क्यों हो जा रहा है? फिलर गेज का क्या उद्देश्य है? फिलर गेज का क्या उद्देश्य है? 55 नंबर में फिलर गेज का उद्देश्य है बाबू, है ना। फिलर गेज का क्या उद्देश्य है? फिलर गेज का उद्देश्य है ड्रिल किए गए छेद की गहराई जांच करना, स्क्रू थ्रू नहीं, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या करते हैं इसे? फिलर गेज से हम लोग जो गैप रहता है उसको भरने का काम करते हैं। तो मिलने वाले भागों के बीच गैप का जांच करना जो है वो फिलर गेज का उपयोग है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। 56 इस गेज का क्या नाम है? यहाँ जो दिख रहा है हमको तस्वीर में, इस गेज का क्या नाम है? तो इस गेज का नाम है, रुको, अब नहीं होगा। इस गेज का नाम है बाबू 56 में ड्रिल गेज, सेंडर गेज नहीं, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना। इस गेज का नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। चलिए 57 बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो बाहरी व्यास की जांच के लिए जो है बाबू हम लोग यूज करते हैं प्लेन रिंग गेज। कौन सा यूज करते हैं? प्लेन रिंग गेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन होगा। आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जोड़ से बोलो बाबू। आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू,
इसको कहेंगे विनिंग। क्या कहेंगे? वायरिंग, है ना, वायरिंग कहेंगे या विनिंग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वायरिंग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 59 का सही ऑप्शन होगा हमारा स्थिर क्रोमियम स्टील का। क्या? स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का उपयोग करते हैं। साइन बार बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं बाबू? स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील यानी कि स्थिर क्रोमियम स्टील का यूज करते हैं। साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? 60 नंबर, हाउ द लेंथ ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड, है ना। इसको हम लोग किस तरह से करते हैं? तो ये रोलर के बाहरी बिंदु के बीच नहीं, रोलर के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी, रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, ये जो सी नंबर ऑप्शन होगा बाबू, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, है ना, उससे हम लोग साइन बार की लंबाई निर्दिष्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज ट्रायंगल का कर्ण बनता है ना। कौन त्रिभुज जो है ट्रायंगल का कर्ण बनता है? 61 का आंसर आपका हो जाएगा साइन बार की लंबाई। ये जो है त्रिभुज का कर्ण बनता है, साइन बार का लंबाई। आगे बढ़िए 62 में, लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षण कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षण कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, डेवलपिंग, है ना, डेवलपिंग इनएक्यूरेसीज, अशुद्धियों का विकास होना, है ना। क्या है? अशुद्धियों का विकास होना। याद कर लो बाबू, लैपिंग ऑपरेशन में अपकर्षण कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव होगा? अशुद्धि का विकास हो जाएगा, डेवलपिंग ऑफ इनएक्यूरेसी। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं 63, यदि वर्क पीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है? यदि वर्क पीस की तुलना में लैपवे कठोर हो जाएगा तो क्या होगा? ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा बाबू, वर्क पीस विल कट द लैप। वर्क पीस जो है लैप को काट देगा। जब लैप वर्क पीस वे हो जाएगा कठोर लैप से, तो लैप को ये क्या करेगा? काट देगा। 64 नंबर, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है? किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है? जोर से याद कर लो इसको, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है बाबू? तो ये तांबा और पीतल, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। तांबा और पीतल का उपयोग किया जाता है। सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है? सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है? 65, है ना। तो सतह टेक्सचर मापने का जो उपकरण है बाबू, वो हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये देखिए, है ना, डायलेस्टेडर्स, इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, इलेक्ट्रिक सरफेस इंडिकेटर नहीं भाई, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, ये जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66, ऑनरिंग ऑपरेशन। क्या? ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? तो 66 नंबर का हो जाएगा बाबू सी नंबर, टू कीप क्लोज टॉलरेंस, यानी कि कम टॉलरेंस रखने के लिए, है ना, कम टॉलरेंस रखने के लिए इसका होता है उपयोग। चलिए, हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्डनिंग? क्वेश्चन नंबर 67 का क्या हो जाएगा भाई? काटने की क्षमता को बढ़ाना। हार्डनिंग करके हम क्या कर सकते हैं? काटने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
तो मेरा उद्देश्य यही है हार्डनिंग करने का, कि काटने की क्षमता को बढ़ाना। 68 ऊष्मा का उपचार। ऊष्मा का उपचार कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण डक्टिलिटी का सुधार होगा, है ना। तो कौन सा हो जाएगा बाबू, एनेलिंग। यही जो है एनेलिंग ही हम लोग करते हैं किसी ऊष्मा का उपचार करने के लिए। 68 69 चलेंगे। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है बाबू, तो फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान हो जाएगा छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं है। ये जो है हमारा इसका नुकसान है ना। छोटे छोटे वर्क पीस है उसके लिए ये उपयोग नहीं होगा। बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है। तो धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है बाबू, ये है हमारा क्लैडिंग। क्या है, क्लैडिंग। उस विधि को क्या कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं, धात्विक कोटिंग करने की विधि को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि हब या पुली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक सॉफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। यदि हब या पुली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक सॉफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार का कुंजी का उपयोग किया जाता है बाबू, तो फेदर की का उपयोग किया जाता है। किसकी का, फेदर की का। याद कर लो कि यदि हब या पुली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक सॉफ्ट पर स्लाइड करना है तो हम लोग फेदर की का उपयोग करेंगे। 72 इस फाइल का क्या नाम है। देखो बाबू चित्र देखो कि इस फाइल को क्या कहते हैं, है ना। इस फाइल को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, वार्डिंग फाइल। क्या बोलेंगे इसको, वार्डिंग फाइल, है ना। इस फाइल का नाम क्या है, वार्डिंग फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। कौन सा नट बोल्ट के सिरों की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है, तो ये है कैप नट। कौन सा, कैप नट, है ना। चलिए ऊपर से ढक्कन लगा टाइप में रहता है, उसको चूड़ी को खराब होने से बचा देता है। 74 प्रिंसिसन टूल रूम। प्रिंसिसन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। प्रिंसिसन टूल रूम अनुप्रयोग के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है, तो ये है बाबू ग्रेड नंबर 1। ग्रेड नंबर 1 के लिए उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा जो है उच्च ग्रेड स्टील का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 76 में महीन अपकर्षण कणों का उपयोग, महीन अपकर्षण कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। महीन अपकर्षण कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है, तो ये हमको लैपिंग में किया जाता है। किसमें, लैपिंग में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है। नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है, तो नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य है बाबू स्ट्रेस, यानी कि रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। ये जो है डी नंबर ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा कि नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। चलिए स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है। स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है। किस संरचना में 0% कार्बन होता है बाबू, फेराइट में। किसमें, फेराइट में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79 सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है, तो सरफेस हार्डनिंग करने की विधि है बाबू इंडक्शन हार्डनिंग। क्या है, इंडक्शन हार्डनिंग। इससे हम लोग सरफेस को हार्ड कर सकते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग।
चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है ना, यूनी विच टाइप ऑफ की यूज ऑफ ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ऊपर चलते हैं हम लोग। यूनिट डायरेक्शनल टोक को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का उपयोग किया जाता है बाबू? फेदर की का। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये जो है फेदर की का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़िए। रिंग गेज का उपयोग क्या है? 81 रिंग गेज का उपयोग क्या है? तो रिंग गेज का उपयोग है बाबू हम लोग को गैप की जांच करना। रिंग गेज की उपयोग जो है वो हमारा है बाहरी व्यास की जांच करना। सॉरी, क्या करना है? बाहरी व्यास की जांच करना है ना। रिंग गेज का उपयोग क्या करना है? बाहरी व्यास का कोई भी मोटा है और उसमें लगा देंगे और वो बाहरी व्यास की जांच कर देगा। ऐसे पाइप है, मान चलो कि इसका बाहरी व्यास को हमको जांच करना है, तो हम रिंग गेज का उपयोग करेंगे यहाँ से फिट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 82 आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है हम लोग थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? इस गेज का क्या नाम है? तो इस गेज का नाम है बाबू 83 में ये टेपर रिंग गेज है। क्या है? टेपर रिंग गेज। याद रखो, यहाँ देख लो, ये क्या है? टेपर रिंग गेज। एक ऊपर से ऊपर टेपर हो जाता है, तो टेपर रिंग गेज इसको कहेंगे। गेज का नाम क्या है? टेपर रेज। 84 विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू सेलेक्ट द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन? तो 84 का जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा छोटी स्लिप गेज से विनिंग शुरू करें। कहाँ से? छोटी से। स्टार्ट वाइंडिंग विद द स्मॉल साइज स्लिप गेज। चलिए 85 कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है? कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले एज में सुधार की प्रक्रिया करती है? तो ये है लैपिंग। क्यों है? लैपिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरम स्टील और अलौह धातु के लैपिंग के लिए किस अपकर्षण का उपयोग किया जाता है? नरम स्टील और अलौह धातु जो लौह युक्त नहीं है, उसको लैपिंग करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 87 कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? साथ साथ में रोटेट करता है और रेसिप्रोकेट भी करता है। ऐसा कौन सा परिष्करण ऑपरेशन है? तो ये है आपका होनिंग। क्या है बाबू? होनिंग। होनिंग में जो है परिष्करण ऑपरेशन में टूल के साथ साथ रोटेट होता है। रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो क्यों किए जाते हैं बाबू? हम लोग जानते हैं कि लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए, लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए उसमें छेद बनाया जाता है कि ताकि उससे पकड़ा जा सके। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सॉफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अग्रभाग वक्रता है? सॉफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अग्रभाग वक्रता है? यानी कि चाबी में आगे वाला भाग जो है बाबू वक्र रहेगा, यानी कि टेढ़ा रहेगा। तो ये है होलो सैंडल की। कैसा है? होलो सैंडल की, है ना, होलो सैंडल की। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, इस गेज का क्या नाम है? इस गेज को देखिए बाबू ध्यान पूर्वक से। इसका नाम क्या है? नाम बताना है कि इस गेज का नाम क्या है। तो इस गेज का नाम है पैरेलल संकी। पैरेलल संकी, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। देखिए यहाँ पैरेलल है, तो पैरेलल संकी इसको बोलेंगे।
230 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके किस प्रकार की कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है? 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है? तो ये जो है टर्निंग टूल को जो है वो टेम्पर्ड किया जाता है। कौन सा टूल? टर्निंग टूल को। चलिए 92, स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो ये किया जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। ये हम लोग एक बार और इस ऐसा क्वेश्चन को देख चुके हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं 93, कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वेयर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है? स्टील की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। स्टील का माने कौन जो है उसमें उपचार वियर रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो ये जो है बाबू हमारा हो जाएगा हार्डनिंग। क्या है? हार्डनिंग, है ना। इसका जो है वियर रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। चलिए 94 नंबर, एनेलिंग का उद्देश्य क्या है? एनेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनेलिंग? तो एनेलिंग का उद्देश्य है स्टील को नरम करने के लिए, है ना। स्टील को नरम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए 95 नंबर, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं? स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों दिया जाता है ना। 95 का हो जाएगा एक कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए। जितना कार्य कर रहे हैं उसके सतह को सुरक्षित रखेगा, वरना स्क्रू जो है उसको खराब कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 96 की ओर, है ना। कि टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है? टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है? टेपर प्लग गेज का उद्देश्य जो है बाबू होगा परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की जांच करें। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की जांच करें। टेपर प्लग गेज का उद्देश्य ये है, जांच करना, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 97, एडजस्टेबल रिंग लैंप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? एडजस्टेबल रिंग लैंप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए। लैंपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 98 नंबर, कौन सा अपकर्षण में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है, महंगा है? कौन सा अपकृषक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा है ना। यानी कि ये जो हो जाएगा आपका बोरॉन कार्बाइड, ये जो है नहीं होता है और ये बहुत महंगा होता है। चलिए 93, व्हाट इज लैपिंग? लैपिंग क्या है? ये बहुत लैपिंग तो लोग पढ़ते रह गया। लैपिंग क्या है बाबू? तो लैपिंग जो है वो फिक्सेशन फिनिशिंग ऑपरेशन है। फिक्सेशन फिनिशिंग ऑपरेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द नेम ऑफ लैप टूल? व्हाट इज द नेम ऑफ लैप टूल? तो लैप टूल का नाम जो है बाबू, इस लैप टूल का क्या नाम है ना। 100 में इस लैप टूल का नाम है स्लिप बुश लैप। क्या नाम है? स्लिप बुश लैप। चलिए मिलते हैं अगला 101 क्वेश्चन।